हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला लर्निंग पॉइंट में। आज हम एसी सिस्टम के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने आए हैं और उसी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न जो आपका आईटीआई सीबीटी एग्जाम होने वाला है उसमें सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न क्या होंगे आने वाले हैं, यानी सेम टू सेम प्रश्न क्या होंगे उसमें छपेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक एसी परिपथ में धारा की दिशा होती है। ऑप्शन आपके पास दिया है, धनात्मक से ऋणात्मक, हमेशा एक दिशा में, तत्काल से तत्काल भिन्न होती है, निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो जो एसी सिस्टम होता है, एसी सिस्टम में जो करंट की दिशा होती है वो तत्काल से तत्काल क्या होती है, भिन्न होती है, यानी प्रत्येक क्षण क्या होती है, वो भिन्न होती रहती है। अब धारा को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, तो धारा को आई से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और एसी सिस्टम का अगर आपसे सिंबल पूछ दिया जाए तो एसी सिस्टम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ऐसे होता है। आप देखे होंगे एसी सिस्टम का सिंबल इस टाइप का होता है, इसको एसी का सिंबल बोला जाता है। धनात्मक ऋणात्मक एसी सिस्टम में नहीं होता है। धनात्मक और ऋणात्मक किस में होता है, डीसी में होता है। पॉजिटिव और निगेटिव हमेशा क्या होता है, डीसी में होता है, डीसी में। एसी में पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता है। एसी में क्या होता है, फेज और क्या होता है, न्यूट्रल। एसी में फेज और न्यूट्रल होता है, डीसी और एसी क्या होता है, नहीं होता है। ठीक, सॉरी, इसमें क्या होता है, डीसी में फेज न्यूट्रल नहीं होता है और एसी में पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्टर में तत्कालिक पावर डैश 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 के समानुपाती होता है। यानी इंडक्टर में जो इंस्टेंटेनियस जो पावर होता है, तत्कालिक पावर होता है, वो क्या होता है, किसके समानुपाती होता है। तो दिया है ऑप्शन, तत्कालिक तात्क्षणिक धारा का उत्पाद और धारा के परिवर्तन की दर, तात्क्षणिक धारा का स्क्वायर, धारा के परिवर्तन की दर का स्क्वायर, और इंडक्टर का तापमान। तो जो इंडक्टर का तात्कालिक पावर होता है वो तात्कालिक धारा का उत्पाद और धारा के परिवर्तन की दर की क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इंडक्टर का अगर आपसे सिंबल पूछ लिया जाए तो इंडक्टर का सिंबल इस तरह का होता है, ये आपका इंडक्टर होता है। रेजिस्टेंस का अगर पूछा जाए तो रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है। देखिए रेजिस्टेंस में और इंडक्टर में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, अगर रेजिस्टेंस का सिंबल पूछा जाता है तो वो ऐसे बना देते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये रेजिस्टेंस ना है, ये क्या है, इंडक्टर है। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये होता है, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कभी कभी आपको ऐसे भी देखने को मिलता है, तो ये भी हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। लेकिन इंडक्टर क्या है, ये हमारा क्या होता है, इंडक्टर होता है। ठीक, चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, आदर्श इंडक्टर में अपव्यय की जाने वाली शक्ति होती है। आदर्श इंडक्टर में अपव्यय की जाने वाली शक्ति होती है। जो एक आइडियल इंडक्टर होगा, आदर्श इंडक्टर होगा, उसमें अपव्यय की जाने वाली शक्ति कितनी होगी। ऑप्शन दिया है 1/2 एल आई मैक्स का स्क्वायर, 1/2 एल आई मीन का स्क्वायर, तीसरा दिया है 0, चौथा निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई भी इंडक्टर आपका, अगर वो आइडियल है, अगर वो आइडियल है, तो उसमें जो भी पावर का कंजप्शन होगा, उसमें जो भी पावर का कंजप्शन होगा वो क्या होगा, हमेशा हमेशा शून्य होगा, हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर में अचानक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। यानी कैपेसिटर में क्या अचानक परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन आपके पास दिया है, वोल्टेज, धारा, पावर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कैपेसिटर होता है वो जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज, वोल्टेज को डायरेक्ट चेंज करने की, वेरिएबल करने की अनुमति क्या करता है, नहीं देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
आरएमएस मान निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? आरएमएस मान निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन दिया है ताप प्रभाव, आवेश ट्रांसफर, धारा, वोल्टेज। तो जो आरएमएस मान होता है, ठीक है, जो आरएमएस मान होता है वो क्या करता है? हीटिंग इफेक्ट पे क्या करता है? निर्भर करता है। हीटिंग इफेक्ट पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे ताप प्रभाव क्या हो जाएगा आपका? हीटिंग इफेक्ट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है कभी कभी धारा का, तो अभी मैं आपको बता दिया। वोल्टेज का अगर प्रतीक पूछा जाए तो वोल्टेज का क्या होता है? भी। धारा का क्या होगा? आई। ठीक है। अगर इसमें आपसे आवेश का पूछा जाए तो आवेश का क्या होता है? क्यू होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। एक सममितीय वेवफॉर्म के लिए पूर्ण चक्र का औसत मान होता है। एक सममितीय वेवफॉर्म के लिए पूर्ण चक्र का औसत मान होता है। तो अगर एक सममितीय वेवफॉर्म है तो उसके लिए पूर्ण चक्र का औसत मान ऑप्शन दिया है 1, 1.11, 2.22, 0। तो अगर सममितीय वेवफॉर्म है, सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है, तो उसके लिए क्या होगा? हमेशा हमेशा उसके लिए 0 होता है और औसत मान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है फार्म फैक्टर बराबर कितना है? औसत मान बटा आरएमएस, औसत मान बटा पीक मान, तत्कालिक मान बटा औसत मान, आरएमएस मान बटा औसत मान। तो फार्म फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? आरएमएस मान बटा औसत मान। आरएमएस वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू के बराबर क्या होता है? फार्म फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो डी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी ऑपरेशन में प्रत्यक्ष शक्ति कौन सी है? एसी ऑपरेशन में प्रत्यक्ष शक्ति कौन सी है? यहाँ पे दिया है वोल्टेज और धारा का उत्पाद, आरएमएस वोल्टेज का उत्पाद एवं आरएमएस धारा, कोई भार नहीं पर वोल्टेज एवं धारा का उत्पाद, पूर्ण भार पर वोल्टेज एवं धारा का उत्पाद। तो जो एसी ऑपरेशन का प्रत्यक्ष शक्ति होता है वो क्या होता है? आरएमएस वोल्टेज इंटू आरएमएस करेंट आई। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर कारक संशोधन यानी पावर फैक्टर करेक्शन के लिए कैपेसिटर की दर होती है। पावर फैक्टर संशोधन के लिए कैपेसिटर की दर कितनी होती है? दिया है किलोवाट, केवी, किलोवाट एम्पियर और केवीएआर। ठीक है, केवीएआर। तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर संशोधन के लिए कैपेसिटर की जो दर होती है वो किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है। केवीएआर का फुल फॉर्म क्या है? किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो। नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ उपकरण विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा स्टोर करता है? निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ उपकरण विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा स्टोर करता है? ऑप्शन दिया है इंडक्टर, कंडेंसर और स्थिर रजिस्टर और कैपेसिटर। तो जो परिपथ विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में जो ऊर्जा स्टोर करने का काम करता है वो किसका होता है? इंडक्टर का होता है। वो किसका होता है? इंडक्टर क्या करता है? एनर्जी को क्या कर लेता है? स्टोर करता है। एनर्जी को स्टोर करता है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चार तत्वों जिसमें प्रत्येक का इंडक्टेंस क्रमशः G1, G2, G3 और G4 है, तो समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य कंडक्टेंस Geq कितना होगा? Geq कितना होगा? तो देखिए ये क्या होता है, अगर पैरेलल में कंडक्टेंस को क्या किया जाए? जोड़ा जाए। अगर पैरेलल में जोड़ा जाए
पैरेलल में अगर हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो जी इक्विलेंट होगा, इक्यू टोटल जो कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस डैश 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 क्या होता है, यानी क्या होता है, ये सीधे उल्टा होता है। यानी अगर आपसे पैरेलल पूछा जाएगा तो सीरीज का होगा, सीरीज पूछा जाएगा तो पैरेलल का होगा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी, G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जो दो ज्यावक्रीय राशियों को फेज क्षेत्रफलन कहा जाता है जब उनका अंतर होता है। दो ज्यावक्रीय राशियों को, यानी मान लीजिए अगर एक क्या है, आर है और एक वाई है, इनका फेज क्षेत्रफलन कब कहा जाएगा, ये एक आर हुआ और एक ये वाई हुआ। फेज क्षेत्रफलन तभी बोला जाएगा जब इनके बीच डिग्री क्या हो, 90 डिग्री का एंगल जब बने, तभी इसको हम लोग आर और इसको वाई हम लोग क्या करेंगे, फेज में बांट सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 फेज 4 वायर सिस्टम में आम तौर पर डैश 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 के लिए उपयोग किया जाता है। यानी एक 3 फेज 4 वायर सिस्टम में क्या उपयोग किया जाता है, प्राथमिक वितरण, द्वितीयक वितरण, प्राथमिक ट्रांसमिशन, द्वितीयक ट्रांसमिशन। तो देखिए जो प्राइमरी वितरण, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी वितरण, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ये क्या होता है, इसके लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाल रखा है कि पावर का जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। आप यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे टेस्ला लर्निंग पॉइंट चैनल पे, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा कि पावर का जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। उसमें मैंने बता रखा है कि ये प्राथमिक वितरण क्या होता है, प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, प्राथमिक ट्रांसमिशन क्या हुआ, या प्राइमरी द्वितीयक ट्रांसमिशन क्या हुआ, द्वितीयक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, ये उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। तो आप वो वीडियो जाके देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे जनरेशन होगा और किसको हम लोग प्राथमिक वितरण बोलेंगे, किसको प्राथमिक ट्रांसमिशन बोलेंगे, किसको द्वितीयक वितरण बोलेंगे और किसको द्वितीयक ट्रांसमिशन बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 फेज 4 वायर सिस्टम की बात की जा रही है, तो उस समय इसमें क्या उपयोग किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस समय आपका क्या उपयोग किया जाता है। तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम को आमतौर पर हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी परिपथ का वर्गीकरण क्या होगा जिसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस 50 ओम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस 30 ओम है और प्रतिरोध 100 ओम है। तो एसी परिपथ का वर्गीकरण यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जिसमें अगर आपसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस 50 ओम दे दिया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस 30 ओम दे दिया है और प्रतिरोध क्या किया है, 100 ओम दे दिया है, तो ये कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप का अगर सर्किट हो, ठीक है, इस टाइप का अगर सर्किट हो आपका, जैसे मान लीजिए ये दिया है आपका कैपेसिटिव, कैपेसिटिव दिया है, फिर इंडक्टिव दिया है और फिर उसमें रजिस्टिव दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये दिया है 50 और आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस 30 दिया है और ये प्रतिरोध क्या दिया है, 100 ओम दिया है। तो इस टाइप का सर्किट जिसमें पहले ही क्या हो, आपका कैपेसिटर हो, तो उस टाइप के सर्किट को का क्लासिफिकेशन किस में आता है, कैपेसिटिव में आता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब एसी वोल्टेज को मापने के लिए एक मानक मल्टीमीटर का उपयोग कर रहे हैं तो किस प्रकार का माप मल्टीमीटर संकेत करता है या करेगा। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया है, शीर्ष से शीर्ष, शीर्ष, औसत, आरएमएस। तो जो मल्टीमीटर होता है वो क्या करता है, आरएमएस वैल्यू को क्या करता है, मेजर करता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कैपेसिटिव परिपथ में धारा प्रवाह क्या होगा जब कैपेसिटर के आर पार डीसी वोल्टेज स्रोत वोल्टेज के लगभग बराबर
होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है धारा प्रवाह अनुकूल होगा, थोड़ा सा धारा प्रवाह करता है, धारा प्रवाह स्रोत पर अधिकतम होगा, धारा प्रवाह कैपेसिटर पर अधिकतम होगा। तो जब डीसी वोल्टेज स्रोत लगभग बराबर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा सा धारा प्रवाह होता है, थोड़ा सा धारा प्रवाह करता है। ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शुद्ध प्रेरण परिपथ में एक पूर्ण चक्कर में कितनी पावर की आवश्यकता होती है। किसी शुद्ध प्रेरण परिपथ यानी इंडक्टिव सर्किट में एक पूर्ण चक्कर में कितनी पावर की आवश्यकता होती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर प्योर इंडक्टिव है तो उसमें जो पावर होगा वो कितना होगा, शून्य होता है। प्योर में क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवेश्यता एडमिटेंस का मात्रक होता है। एडमिटेंस का मात्रक क्या होता है, देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता गया है। एडमिटेंस का मात्रक क्या होता है, तो जो एडमिटेंस का मात्रक होता है वो क्या होता है, सीमेंस होता है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे बोल्ट पूछा जाए तो ये क्या होता है, बोल्ट का होता है, बोल्ट का होता है। ओम अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। नेक्स्ट दिया है आपका यहाँ पे, पीक फैक्टर इनमें से किसका अनुपात है। पीक फैक्टर इनमें से किसका अनुपात होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है आरएमएस मान के साथ पीक मान का, औसत मान के साथ पीक मान का, औसत मान के साथ आरएमएस मान का, आरएमएस मान के साथ औसत मान का। जो तो जो पीक फैक्टर होता है पीएफ, वो क्या होता है, आरएमएस मान के साथ पीक मान का क्या होता है, अनुपात होता है। यानी आरएमएस अपन क्या होता है, पीक वैल्यू, आरएमएस अपन पीक वैल्यू। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलक्टेंस का मात्रक है। रिलक्टेंस का मात्रक है, दिया है आपका यहाँ पे टेस्ला, एम्पियर, एम्पियर टन पर वेबर, एम्पियर टन पर मीटर और वेबर। तो जो रिलक्टेंस होता है वो क्या होता है, एम्पियर टन पर वेबर, इसका क्या होता है, यूनिट होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक साइनोसाइडल धारा का आरएमएस मान 14 मिली एम्पियर है, तो पीक टू पीक मान कितना होगा। पीक टू पीक मान कितना होगा। तो अगर किसी साइनोसाइडल धारा का आरएमएस वैल्यू क्या है, 14 है, तो उसका जो पीक वैल्यू होता है वो क्या होता है, 39.6 मिली एम्पियर, ठीक है, 39.6 मिली एम्पियर के आसपास होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है आपका, 400 माइक्रो सेकेंड पीरियड के लिए एक सिग्नल की आवृत्ति होगी। तो जो देखिए जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर वन, आवृत्ति यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, तो आवृत्ति एन बराबर होता है 1/f, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एफ दिया है 1 क्या किया है, 400 माइक्रो सेकेंड क्या किया गया है, दिया है। तो माइक्रो सेकेंड को अगर हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 10⁻³ से क्या करेंगे, 10⁻⁴ से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25,000 हर्ट्ज। तो जो आपका सी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी हीटर पर 230 वोल्ट, किसी हीटर पर 230 वोल्ट 10 किलोवाट और एसी अंकित है। अंकित 230 वोल्ट मात्रा से आप क्या समझते हैं, यानी 230 वोल्ट अंकित किया गया है, उससे आप क्या समझते हैं। तो ऑप्शन दिया है औसत वोल्टेज, ऑप्शन दिया है औसत वोल्टेज,
आरएमएस वोल्टेज, पीक वोल्टेज और इनमें से कोई नहीं। तो जो 230 वोल्टेज उस पर अंकित किया गया है वो क्या होता है? आरएमएस वोल्टेज होता है। क्या होता है? आरएमएस वोल्टेज। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वाई कनेक्टेड परिपथ में प्रत्येक लाइन करंट का परिमाण होता है। वाई कनेक्टेड परिपथ में प्रत्येक लाइन करंट का परिमाण कितना होता है? दिया है फेज करंट का 1/3, अनुकूल फेज करंट के 3 गुना अधिक, अनुकूल फेज करंट के समान और शून्य। तो जो वाई कनेक्टेड परिपथ का लाइन करंट का जो परिणाम होता है वो क्या होता है? अनुकूल फेज करंट के समान होता है। अनुकूल फेज करंट के समान होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके सीबीटी एग्जाम के दृष्टि से, तो उसका भी हम क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।